स्कूलखबर.com के शिक्षा संवाद में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ऑनलाइन स्कूल और फीस, कितनी हकीकत कितना फसाना। तो इस विषय पर आज हम बात करेंगे कुछ स्कूल प्रिंसिपल और पालक संघ के लोगों से। तो आइए इस विषय पर बात करने के लिए मैं सबसे पहले आपको हमारे आज के पैनलिस्ट्स का परिचय कराता हूँ। प्रकाश चौधरी जी, प्रेस्टीज पब्लिक स्कूल के प्राचार्य, स्वागत है सर आप। थैंक यू। स्कूल की तरफ से पक्ष रखने के लिए हैं श्यामली चटर्जी मैडम, गुजराती समाज इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रिंसिपल। मैडम स्वागत है आपका। पालक और छात्रों की तरफ से जो पक्ष पे बात करेंगे वो सचिन माहेश्वरी जी, जो कि जागृत पालक संघ के सचिव हैं और शिक्षाविद प्लस समाज सेवी, और पालकों की बात रखने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित है संजीव वैद्य जी। आपका स्वागत है सर, पालक संघ की तरफ से भी और स्कूलखबर.com की तरफ से। सर, स्कूल जो अभी ऑनलाइन चल रहे हैं, ये ऑफलाइन मोड में आने तक जो समस्याएं सामने खड़ी हैं उसमें सबसे बड़ी चुनौती है अभी स्कूल फीस की। स्कूल फीस न केवल एक ज्वलंत मुद्दा है बल्कि एक समस्या भी अभी विकराल रूप ले रही है स्कूलों को संचालित करने में। तो अतिथियों से परिचय के बाद में मैं बात करता हूँ सीधे अपने सवाल की तरफ। सर, मेरा पहला सवाल पालक संघ से ही है। अधिकांश राज्यों में केवल ट्यूशन फीस जमा करने के लिए कहा गया है, माननीय न्यायालय द्वारा भी यही आदेश दिया है, लेकिन आज भी स्कूल फीस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सर, जैसा कि कोरोना काल आया और हमने कभी सोचा नहीं था इस तरह की विपत्ति देश पर आएगी, सभी लोगों ने एक दूसरे की तरफ मदद के हाथ बढ़ाए। सारी दुनिया ने देखा कि इंदौर से जब पैदल लोग निकले तो सारा इंदौर उनकी मदद करने गया। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कभी एक कमरे दो कमरों में चला करता था और आज कई एकड़ों में उसका विस्तार हो गया, कई हजार स्क्वायर फीट, कईयों बसें, सारी सुविधाएं आई, तो कहीं ना कहीं उसमें पालकों का खून पसीना भी शामिल रहा। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो जब बुरा समय था स्कूल का तो उस समय पालकों ने कैसे भी अरेंज करके फीस दी, लेकिन आज अधिकतर लोगों की नौकरियां छूट गई, अधिकतर लोगों के काम धंधे बंद हो गए और कई जिम्मेदार लोग बीमार हुए, कई मौत के मुंह में चले गए। तो इस समय, इस क्रूशियल समय में मैं कहूँगा कि सबने जब एक दूसरे की मदद की तो थोड़ा सा हम भी ऐसा सोचते हैं कि स्कूल को हम अपनी एक्सटेंडेड फैमिली मानते हैं। हमारे बच्चे हमसे कम सीखते हैं, स्कूल से ज़्यादा सीखते हैं। तो हमारा कहीं ना कहीं इसमें विचार है कि स्कूल को एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक घर के दादा या बड़े की तरह एक मदद का हाथ बढ़ाना था कि ठीक है आगे भी चलता रहेगा। इस साल आप समय निकालिए, परंतु अफसोस ऐसा नहीं हुआ। सचिन जी, आपकी बात सही है कि खून पसीना पालकों का लगा और स्कूल आगे बढ़े, पर सारी सुविधाएं आपके बच्चों ने ही तो ली हैं उसकी। पहले जो एक स्कूल में एक कमरे में स्कूल लगता था वहाँ सुविधाएं, और आज यदि 5 एकड़ में स्कूल है तो वो सुविधाएं, जमीन आसमान का अंतर है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि स्कूलों ने मदद करनी चाहिए। मेरा सवाल सर आपसे है जी, माननीय न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि केवल ट्यूशन फीस लेनी चाहिए, ट्यूशन फीस लेनी है और ऑनलाइन कक्षाओं में फीस का निर्धारण जो है वो कम किया जाए। तो आपको नहीं लगता स्कूल की फीस कुछ कम होनी चाहिए थी इस कोरोना काल में? मैं सबसे पहले आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये बहुत ही अनप्रेडिशियल टाइम था जी, तो बड़ा दुखद रहा और हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकते जी। लेकिन यह भी सच है कि स्कूलें चलाने के लिए जी, ये जो स्कूल चलते हैं, हम जिस भी तरह के खर्चे स्कूलों में होते हैं, सबसे बड़ा सैलरी की बात करें तो ये पालक जो फीस जमा करते हैं उसी से होता है जी। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो कहा है कि केवल ट्यूशन फीस ली जाए, तो मुझे लगता है कि इंदौर के सभी स्कूल इसका पालन कर रहे हैं। हो सकता है कहीं कोई ऐसी घटना हुई हो तो वहाँ पर पालक संघ के लोग भी हैं, पालक भी आजकल जागरूक है, वो उनको नॉलेज में ला सकते हैं। पर मुझे लगता है कि ट्यूशन फीस की बात माननीय उच्च न्यायालय ने की है तो वो स्कूल ले रहे हैं। दूसरा, स्कूलों का अगर आप देखें पक्ष, तो जहाँ उनको 100 रुपये आना थे, वहाँ मुझे लगता है एज अ प्रिंसिपल मैं देखता हूँ कि वहाँ 45 से 50 रुपये तब आएंगे जब पूरी फीस पेरेंट्स देंगे जी। पर दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि अभी वो भी नहीं दी गई।
तो मुझे लगता है कि इसके अंदर जो जुनाइन लोग हैं जिनकी मदद करनी चाहिए, मुझे लगता है सभी विद्यालय प्रबंधन तो मदद करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कुछ लोग शायद उसका फायदा भी लेना चाहते हैं। जी जी वो सर, मेरी बड़ी तकलीफ है। आपने जैसे कहा कि 45 से 50% फीस आएगी, लेकिन उसमें आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो उन ड्राइवर कंडक्टर्स बस जो खड़ी हैं आपकी 2 सालों जी, से, जी। उनकी जो ईएमआईज हैं उसमें भी जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो, यदि हम टोटलिटी में बात करें तो वो 45 से 35% भी आ सकता है, यही बिल्कुल। आपका कहना है। बिल्कुल। तो आपकी यदि राय में मानूं तो जो ट्यूशन फीस ली जा रही है वो एक जायज आपकी तरफ से ये बिल्कुल कह सकते हैं उतना कि तो tuition मिनिमम fees- स्कूलों को होना ही चाहिए, अदरवाइज स्कूलों को चलाना मुश्किल हो जाएगा। मैडम 19-20 से लेकर के आज 20-21 और 21-22 इन तीनों वर्षों की बात करें हम तो केवल वही फीस है जो ट्यूशन फीस में ली जा रही थी। लेकिन 19-20 से यदि हम बात करें तो 10% फीस हर साल बढ़ती थी। पिछले 10 सालों का आप रिकॉर्ड देख लें, बड़ी है, पिछले 3 सालों में 30% फीस नहीं बढ़ी है, कुछ भी नहीं है। सेम फीस देने होने के बावजूद भी, और अतिरिक्त व्यय कुछ नहीं देना है, उसके बावजूद भी फीस इतनी बड़ी समस्या क्यों है आज? देखिए, ये जो हमने समय जो बिताया, आपने जैसे बताया 19-20 और 20-21, जी ये एक देश के लिए बहुत ही मतलब दर्दनाक और बहुत ही परेशानी की समय था। जी जैसे महेश्वरी जी ने अभी बताया कि स्कूल एक एक्सटेंडेड फैमिली है, बिल्कुल सही है। स्कूल एक एक्सटेंडेड फैमिली है, स्कूल का भी एक अपना परिवार है, जिसमें हो सकता है जब चल रहा था स्कूल फिजिकली जब चलता है तब बहुत सारे लोग उसमें शामिल होते हैं, जैसे ड्राइवर कंडक्टर है, पियोन्स है और ऑफिस के कई लोग शामिल होते हैं। पर जब हमारा ऑनलाइन क्लास में हम आ गए हैं तब उन लोगों की श्रद्धा की ज़रूरत नहीं थी, पर ताकि स्कूल एक परिवार है तो वो संबंध को निभाता है। क्योंकि जैसे पेरेंट्स के लिए मुश्किल है, उनके पास जब वो आय नहीं है तो वो अपने बच्चों को फीस भी नहीं दे पाते। तो वैसे ही स्कूल के लिए जब पेरेंट्स से फीस नहीं आती है तो स्कूल के लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहा है वो कैसे अपने परिवार के देखभाल किया है, क्योंकि वो भी एक परिवार है, उनके भी बच्चे स्कूल में जाते हैं। अगर देखा जाए हमारे जितने भी लोग साथियाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके सबके बच्चे स्कूल में कहीं ना कहीं जाते हैं और उनके लिए भी एक बहुत बड़ी परेशानी के मापदंड हो सकता है अगर वो फीस नहीं पे करें। तो हम अगर देखें एक दूसरे से हम सब जुड़े हुए हैं, कोई अलग से तो कोई बात है ही नहीं। तो हमारा जो ये फीस मुद्दा है, ये अब समय आया है ताकि पालक भी समझे, हम भी समझें और हमारी मानसिक समझाई से ही हम उसके एक मतलब सुचारू रूप से कुछ बना सकते हैं, सुरक्षा दे सकते हैं और एक नियम बना सकते हैं। और जो हमको गवर्नमेंट ऑलरेडी नियम बता चुके हैं कि भाई आप ट्यूशन फीस ही लें, और मैं मानती हूँ सभी स्कूल इस दौर में कोई भी इस दौरान ना ही बस फीस लिया है, ना कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी लंच है, कुछ भी फीस उन्होंने मेरे ख्याल से नहीं ली है, क्योंकि ये मानविकता है। स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इंसान को तैयार करता है, ऐसा नहीं है ताकि उनको परेशानी में दे, बच्चे को देखे कि बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है या पेरेंट्स परेशानी में है। तो मेरे ख्याल से फीस को जितना हमने बड़ा दृष्टि से देखा है उतने बड़े दृष्टि से नहीं देख के उसके इम्पोर्टेंस को समझें। जी जी वेतन का खर्च, अन्य खर्च, स्कूल की फीस नहीं आना चिंता का विषय स्कूल के लिए। तो आपको नहीं लगता वैद्य जी कि फीस स्कूलों को समय पर मिल जानी चाहिए थी? समय पर नहीं मिलती तो कुछ विलंब के साथ तब मिल जानी चाहिए थी सत्र समाप्त होने तक। जी देखिए, बिल्कुल फीस तो समय पर मिलना चाहिए स्कूल को, क्योंकि स्कूलों के भी अपने खर्चे हैं, उनके स्टाफ है, बहुत सारे लोग उनके साथ परिवार जुड़े हुए हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि फीस जो पालक भरे उसके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ छूट गई, बहुत सारे लोगों के काम काज बंद हो गए, उद्योग धंधे चौपट हो गए, उनके पास आमदनी कुछ थी नहीं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सबसे पहले जो कटौती की, जो सबसे बड़ा जो खर्च होता है उनके स्कूल का, उसके ऊपर कटौती की। तो बिल्कुल स्कूल की फीस आवश्यक है, लेकिन पालक के लिए भी फीस देना कहाँ से देता होगा? उसके पास कुछ होगा ही नहीं। बात वही होती है ना कि मैं एक शब्द बोलूँगा, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, हाई नहीं बेचारों के पास है।
मैं तो खुद एक पालक हूँ, मैं खुद अपने बच्चों की फीस नहीं दे पाया, तो एक दूसरा नागरिक कैसे दे सकता है? लेकिन फिर भी मैं इस पे जरूर बोलूँगा मैं कि जैसे स्थिति सामान्य हुई, जैसे लोगों की आमदनी हुई, तो उसके बाद जरूर स्कूल की फीस जमा करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है निःशुल्क नहीं होती है, शिक्षा सशुल्क होती है और स्कूलों को अपना खर्च चलाना है और हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो बिल्कुल जैसे स्थिति सामान्य होती है उसके बाद फीस जरूर देना चाहिए। आगे भी जैसे जैसे स्थिति सामान्य होती जाए, मैं पालकों से निवेदन करूँगा कि वे अपनी फीस देते जाएं। लेकिन आपातकालीन स्थिति में, विपदा की स्थिति में हम उनको मजबूर नहीं कर सकते कि आप फीस जमा करें ही करें। सर, शिक्षा संवाद में अमूमन ये बात सामने आई है कि हमारे देश में शिक्षा की प्राथमिकता कम है, शिक्षा को उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती हर स्तर पर। तो आप इस बात से सहमत हैं कि यदि खर्च कम करना है तो सबसे पहले स्कूल की फीस नहीं दी जाए, वो खर्च कम किया जाए, ये कितना जायज है? देखिए, एक्चुअली जो है ना, सबसे बड़ा खर्च भी शिक्षा के ऊपर होता है। इंदौर में जो स्कूल है आप देख सकते हैं, सीबीएसई स्कूलों की फीस कितनी है। सर, पूरे देश की ऐसी हालत है, शिक्षा तो महंगी होती गई है। शिक्षा महंगी होती जा रही है साहब। शिक्षा आज के समय में सेवा की वस्तु नहीं, व्यापार की वस्तु बन गया है। आप देखिए स्कूलों के, इंदौर के सीबीएसई स्कूलों की बिल्डिंग देख लीजिए, 5 स्टार होटल से कम नहीं है सर जी। फैसिलिटीज देख लीजिए। पर सर, उसमें भी भेज रहे हैं बच्चे। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं हमारी शासन की नीतियां फेल हो चुकी हैं। हमने शासकीय स्कूलों को शनः बंद किया है, षड्यंत्र पूर्वक शासकीय स्कूलों को हमने बंद किया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि आज हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहते, हम अपने बच्चों को महंगे स्कूल में भेजने पर मजबूर हैं। तो हमारी इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा बच्चों की स्कूल की फीस में खर्च हो जाता है। तो आदमी सबसे पहले कटौती वही करेगा जहाँ पर उसका खर्च सबसे ज्यादा होगा। पालक संघ के सचिव हैं आप, और माननीय न्यायालय का भी आदेश, स्पष्ट आदेश है, शासन का स्पष्ट आदेश है कि ट्यूशन फीस ही चार्ज करें, लेकिन उसके बावजूद से ट्यूशन फीस भी नहीं मिलना, ये कितना उचित निर्णय है आप पालक की तरफ से? देखिए, मैं 2-3 बातों को क्लियर करना चाहूँगा। पहली बात, एक बात आपने स्कूल संघ की ओर से बोली थी कि बसों का मेंटेनेंस। 2017 में माननीय न्यायालय ने ये स्पष्ट किया है कि जो चीज़ बच्चे को लेना ऑप्शनल है, यानी वो ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, वो व्यापार है, वो मूल शिक्षा का हिस्सा नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जिनकी एक भी बस नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पढ़ा नहीं रहे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी जैसे आदरणीय मैम ने बोला कि स्कूलों ने ट्यूशन फीस के अलावा कुछ भी नहीं दिया, तो मैं आपको बता दूं, स्कूलों ने डेवलपमेंट फीस के रूप में 2-2 हज़ार रुपये लिए हैं, फोटो के रूप में 100-100 रुपये लिए हैं, आईडीज़ जो उनको दी नहीं गई डायरी 50 रुपये 100 रुपये लिए हैं, लेट फीस ली है, और इस तरीके के खर्चे स्कूलों ने लिए हैं। एक बुड़ेल का स्कूल है, उसने तो समस्त हेड्स को मिलाकर ट्यूशन फीस ही बना दी है। तो बेसिकली अभी जो फीस रेगुलेटरी एक्ट आया है 2020 लास्ट ईयर आया है, 21 में वो लागू हुआ 3 महीने बाद, उसके अंदर 14 तरीके के हेड है। मैं आपके साथ में PDF शेयर करूंगा। 14 तरीके से पुस्तकालय, वाचनालय, खेल, कंप्यूटर, साइंस, एग्जाम फीस, एडमिशन फीस, कॉशन मनी, पॉकेट मनी भी है। तो 14 तरीके के हेड्स थे। इन सारे हेड्स को मिलाकर आप बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दूरदर्शिता हमारी सरकार की है कि बिना विषय को समझे कि ट्यूशन फीस टोटल फीस का है कितना परसेंट, इट इज 90 to 100% ऑफ द होल फीस। तो हमें डिस्काउंट मिला क्या? मतलब मैंने बोल दिया कि 100 रुपये तुमको देना था, लेकिन चलो 100 रुपये दे दो। स्कूलों की दलील भी यही है सर कि हम लोग शिक्षा देने के लिए हैं, तो फीस हमारी वही है। अतिरिक्त जो हम व्यय, अतिरिक्त जो सुविधाएं दे रहे हैं उसके अतिरिक्त व्यय ले रहे हैं, पर 100% स्कूल जो है वो फीस ट्यूशन फीस की ले रहा है, ऐसे भी तर्क दिए गए। तो मुझे लगता है कि यदि उनके पास कोई अन्य सुविधाएं नहीं है तो बिल्कुल ट्यूशन फीस ही 100% ले रहे हैं, पहले से लेते आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको बहुत अच्छी बताता हूँ, मेरे पास में इंदौर का एक प्रतिष्ठित स्कूल है, उनकी 4 ब्रांचेस हैं जी। उनका राइट टू इन्फॉर्मेशन में निकाला हुआ बैलेंस शीट है जी। मात्र 21% खर्च उनकी टोटल कमाई का उन्होंने सैलरी हेड में किया है। रेस्ट 79% उनके BMW, उनकी घर की किस्तें, उनके दूसरे खर्चों में किए गए हैं। तो इसका मतलब ट्यूशन फीस का मतलब समझिए, जो आपका शिक्षण शुल्क में खर्च होने वाला पैसा है वो ट्यूशन फीस। अतिशयोक्ति तो कहीं भी हो सकती है, हाथ तो है तो उनके ऊपर तो दूसरे में 50 नहीं, कार्रवाई नहीं, दूसरे में 50% होगा।
अगर इसका 20 है तो दूसरे का 50 होगा। तो अच्छा, और एक सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए कि 50,000 स्कूल हैं एमपी में, सिर्फ 250 सीबीएसई स्कूलों के विवाद है। एक सिंगल एमपी स्कूल का मेरे पास में पिछले 1.5 साल में एक सिंगल एप्लीकेशन एमपी बोर्ड की नहीं आई, क्योंकि जिसके स्ट्रगल, जिसका सर्वाइवल का सवाल था ना, उसने कंप्रोमाइज कर दिया, पर जिसकी एफडी का सवाल था उसको दिक्कत है। पर सर वहीं तो सबसे ज्यादा भीड़ है, वहीं तो हमारी जो दौड़ है वो सीबीएसई स्कूल में एडमिशन कराने की दौड़ जाती तो यही तो अफसोस है ना कि सरकार की जिम्मेदारी है, स्टेट का विषय है कि सीबीएसई स्कूल, सेंट्रल स्कूल गली गली में खोले जाएं। अब नहीं है, अगर मेरे बच्चे को मुझे सीबीएसई स्कूल में पढ़ाना है तो मैं आज की तारीख में मैं अपने बच्चे का एडमिशन सीबीएसई एमपी सरकार के स्कूल में कराने को तैयार हूँ। आप मुझे ऑप्शन करवा दीजिए। नहीं, ये तो ऑप्शन पेरेंट को ही चुनना पड़ेगा ना सर। नहीं है नहीं ना, एकमात्र सेंट्रल स्कूल इंदौर में, और उसमें सिर्फ सेंट्रल बोर्ड के लोगों का, बच्चों का चयन होता है। तो मेरी समस्या ये है कि अगर मैं स्टैंडर्ड में वो रखना चाहता हूँ तो मेरी मजबूरी निजी स्कूल में पढ़ना। जी सर, मैं सीधा आपकी तरफ आता हूँ। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अनुसार प्राइवेट स्कूलों को फीस निर्धारण करने की स्वायत्तता प्रदान की गई है इस देश में। उसके बावजूद फीस निर्धारण जब हो जाता है, आपके यहाँ बच्चा एडमिशन लेता है, उसको पहले दिन से पता होता है। कोरोना काल आए, उसको पहले दिन पता हुआ कि फीस अपने को पूरी नहीं देनी, ट्यूशन फीस देनी। उसके बावजूद ये जो विरोध है या जो एक हर्डल है फीस भरने का, वो देखिए, माहेश्वरी जी ने कुछ बातें बताई, वैद्य साहब ने बताई। मुझे तो यह लगता है कि ये फीस मुद्दा होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि पालकों को बच्चों को पढ़ाना है, स्कूलों को भी बच्चों को पढ़ाना है जी। तो हमारा उद्देश्य तो एक ही है। यहाँ अगर ऐसा कुछ हुआ है जैसा माहेश्वरी जी कहते हैं, उसका मैं उत्तर दे दूँ कि पूरे सभी हेक्स को मिला के ट्यूशन फीस बना दी गई, तो ये गलत है। मैं एक शिक्षक होने के नाते, प्राचार्य होने के नाते ये बात कह, लेकिन ये बात सच है कि अगर कोई अतिरिक्त सुविधा दी जा रही है जो ऑप्शनल कैटेगरी में है, वो भी सर ने जिक्र किया है। जैसे बस है, भाई मेरा स्कूल तो कॉलोनी में है, तो पड़ोस में रहने वाले बच्चों को बस क्यों लेना चाहिए, तो वो ऑप्शनल है। तो वो ऑप्शनल फैसिलिटी तो उनको चुनने का अधिकार था, और वो चुन की सुविधाएं स्कूलों ने हमने दी नहीं। कोरोना काल में बच्चा स्कूल आया नहीं, बस का उपयोग किया नहीं, खाना खाया नहीं, तो फीस तो हम ले ही नहीं सकते, और मुझे लगता है ले भी नहीं रहे। पर अगर ऐसा कहीं कुछ हुआ है, और जहाँ तक सर ने कैलकुलेशन बताया हमें कि 21% पैसा किस चीज़ में खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, ये स्कूल टू स्कूल डिफर कर सकता है। जी बिल्कुल, क्योंकि स्कूलों में टीचर्स की सैलरी क्या दी जा रही है, क्या नहीं दी जा रही, उसके हिसाब से वो, और वो एग्री भी उन्होंने किया कि भाई 21% की जगह 50% जी। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ लोगों की जुनाई प्रॉब्लम है और वो अगर स्कूलों से मिलते हैं तो कंसीडर भी किया जाएगा। भाई अभी कोरोना काल में कई बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है जी, वहाँ तो क्वेश्चन ही नहीं है, उनके पास तो जो कमाने वाला बंदा था वही नहीं रहा है, तो वहाँ तो मुझे भी मानवीयता के आधार पर लगता है कि स्कूल कंसीडर करना चाहिए, और कर रहे हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है। हो सकता है माहेश्वरी जी क्योंकि सचिव है उस ग्रुप के, तो उनके पास में ज़्यादा केसेस आते हैं, तो उनकी जानकारी निश्चित रूप से ज़्यादा होगी। सवाल 250 सीबीएसई स्कूलों का ही क्यों हो गया, तो इसमें भी मुझे ऐसा लगता है कि ये चुनने की आज़ादी पेरेंट्स को थी, और आपका क्वेश्चन वहीं पर है जहाँ मैं अब आ रहा हूँ। भाई जिस दिन बच्चा हमारे पास आया, उसको पता था कि इस स्कूल की फीस 40,000 रुपये, इस स्कूल की फीस 60,000 है, इसकी 20,000 है, इसकी 2 लाख रुपए है। तो तब पेरेंट के पास ये ऑप्शन था कि मैं कौन सी फीस दूँ, और पेरेंट्स ने ही सिलेक्ट किया था। हाँ, अगर ट्यूशन फीस सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय ने कहा है, हाई कोर्ट ने कहा है, और उसके बाद हम ट्यूशन फीस के अलावा चले गए, या हमने फीस को मर्ज कर दिया है, तो वो गलत हो रहा है, ऐसा मुझे भी लगता है। पर अगर ट्यूशन फीस मांगी जा रही है तो बड़ी जायज़ बात है, और मुझे लगता है पालकों से भी मैं निवेदन करूंगा कि अब चूंकि सत्र भी समाप्त हो गया है, सामान्य होने की और हम बढ़ रहे हैं, और ईश्वर करे कि कोई तीसरी लहर ना आए, और इंदौर में शायद ना आए, हमारा 100% वैक्सीनेशन भी हुआ है जी। तो आज न कल तो बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे, और जहाँ तक महलों जैसी या होटलें जैसे स्कूल बन गए हैं, तो ये स्कूलों में भी स्कूलों के संचालक या मालिक लोग कितने टाइम रहते होंगे, रहते तो हमारे बच्चे ही हैं, तो ये सभी सुविधाएं उन्हीं के लिए की गई है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है सर, आपने मुझे लगता है कि उस सवाल को बहुत गहराई तक बताया है। मैडम से मेरा सवाल है, मैडम कोरोना काल जब आया है, उसके पहले की भी स्कूलों की जो लड़ाई है वो 19-20 की, 18-19 की फीस की भी है, 18-19 की भी फीस बकाया है, 19-20 की भी फीस बकाया है। तो ये कितना लंबा और चलेगा? कोरोना काल की फीस तो एक मुद्दा खत्म हो गया कि जब तकलीफ है, जैसे अभी सब ने कहा
कि मानवीयता के आधार पर आप नहीं करना चाहिए, पर जब कोई आपदा नहीं थी उस समय जो फीस नहीं दी गई और वो अब कोरोना काल का जो एक बहाना बनाकर उस फीस को भी अभी आगे बढ़ा रहे हैं, वो कितना उचित है और हम सहमति क्यों नहीं बना पा रहे? देखिए, ये तो पालकों की सोचने की विषय है, क्योंकि उनको सोचना ही पड़ेगा। अगर उनको अपने बच्चे को शिक्षित करना है तो इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट देना, उनके जो जितने भी टीचर्स हैं, उनके जितने भी वहाँ के कर्मचारी हैं जो उनके बच्चे को ले आते हैं बस में, सबको रिस्पेक्ट देना तो उनकी जिम्मेदारी है। जैसा स्कूल की जिम्मेदारी है, पालकों की ही प्रॉब्लम को समझें। और मेरे ख्याल से अधिकतर जो इंदौर के स्कूल से सबने इस प्रॉब्लम को समझा। जैसे मैं आपको महेश्वरी जी बताए, मैं मेरे स्कूल की बात कर रही हूँ। हमने साल भर पेरेंट्स को मौका दिया है, आप फीस जमा करें, आराम से जमा करें, और हमने कोई भी लेट फी चार्ज नहीं की। जहाँ तक जो बच्चों ने अपने माता पिता को खोया है, स्पेशली हमारे पास जितने भी आवेदन आए हैं जिन्होंने अपने पिता को खो बैठे हैं और जो मेन मेंबर है फैमिली के लिए, तो उनके लिए हमने 100% पूरा फीस ये शर्त 2021-22 में माफ कर चुके हैं। और उसके बावजूद भी हमारे जो मैनेजमेंट है उन्होंने सभी बच्चों को ट्यूशन फीस में 3000 की छूट दी है, और विशेष परिस्थिति में और 2000 रुपये, यानी 5000 रुपये आपने साल भर कुल में 5000 रुपया हमने कम कर दिए ट्यूशन फीस में। ट्यूशन फीस में भी कम की भी है। कम की है। और जहाँ तक हम जो भी सुविधा दे सकते थे, जितना हमसे हो सकता था हमने किया। और मुझे लगता है इंदौर के जितनी भी संस्थाएं, जितने भी स्कूल्स हैं, वो भी चाहते हैं उनके बच्चे नहीं जाए, क्योंकि बच्चे के साथ एक टीचर का जो बंधन है स्कूल के साथ, वैसे ही बंधन एक पेरेंट्स और टीचर्स के हैं। मैडम कुछ अपवाद हो सकते हैं उसमें, हो सकता है कुछ अपवादे हैं, पर अब मुझे ऐसा लगता है पालकगण को समझना जरूरी है। अगर उनके पास धीरे धीरे करके, अब जैसे स्वाभाविक स्थिति हो गया है, तो अगर उनके पास फिर से कामकाज आ गया है और वो कर सकते हैं, तो उनको बिल्कुल स्कूलों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, जहाँ से बच्चों के भविष्य तैयार हो। सचिन जी, ये एक अमूमन एक समस्या जो हम बात कर रहे हैं शुरू से, स्कूल फीस का निराकरण कैसे हो सकता है, एक पालक संघ की तरफ से आप बताएं, जिससे हम लोग कहीं यदि बात करनी हो तो उस पर हम एक मानस बना सकें कि किस तरह से इसका निराकरण हो। मैं आपको बहुत अच्छी बात, मैम ने भी बोला कि उन्होंने डिस्काउंट दिया और ये अपवाद हो सकते हैं। मुझे लगता है कि मैम का स्कूल अपवाद है जी, अच्छा बाकी हर जगह इश्यूज हैं। हमने इस लड़ाई को बेसिक से शुरू किया। एक स्कूल के कैंपस में जाके प्रिंसिपल से बात की कि भाई ये बच्चे हैं, आपके 4500 बच्चे हैं, 42,000 एक बच्चे की फीस है, टोटल आपको 20-21 करोड़ रुपए फीस आनी है। आपकी सैलरी कैलकुलेट करें तो 6-7 करोड़ में काम हो जाएगा जितना आपका स्टाफ है। तो आप इसको 10 करोड़ ले लो, मतलब 50% अगर आप 21,000 चार्ज करते हो, तो अगले दिन मेरे और मेरे सहयोगियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के फोटो गेट पर A4 साइज के लगा दिए गए कि एंट्री नॉट अलाउड इन द प्रेमाइसेस। तो मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ आपके, आपने पूछा था कि निराकरण कैसे होगा। निराकरण का एक ही तरीका है, जो एमपी बोर्ड ने जो रास्ता अपनाया है, आपको सही करना है जो आपका सही होता है। जो बेसिक्स है, सीबीएसई ने बेसिक्स क्या बोला है कि इट्स नॉट अ बिजनेस। स्कूल जो है व्यापार नहीं है, ये ग्लोबल प्रोफेशन है। ग्लोबल प्रोफेशन जैसे कि एक डॉक्टर का प्रोफेशन होता है, यानी कि आपको कमाई की तरफ फोकस ना करते हुए सेवा भाव से कार्य करना है। तो जब आपका एक इंडस्ट्रियलिस्ट जब स्कूल खोलता है, एक नेता, एक व्यापारी जब स्कूल खोलता है, तो उसके विजन में और एक एजुकेशनिस्ट के विजन में अंतर होता है। आप समझ गया, बिल्कुल समझ गया मैं सर। पर मैं अभी भी मैं सहमत नहीं हूँ। मैं वैद्य सर आपसे पूछता हूँ कि कितने एजुकेशनिस्ट हैं जो स्कूल खोल सकते हैं आज? अभी एक मेरा सवाल तो पूरा हुआ ही नहीं सर। मेरा सवाल ये है कि यदि निवेश के ऊपर किसी को एक मिनिमम लाभ नहीं मिलेगा तो स्कूल खोलेगा कौन? और यदि जो खोलेगा उसके पास निवेश नहीं होगा तो स्कूल खोलेगा कैसे? तो शिक्षाविद तो स्कूल खोल नहीं सकते इस देश में। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं आपकी एक राय बहुत अहम
बिंदु रख सकती है। तो आप अपना थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। बिल्कुल मुले साहब, मैं आपकी एक बात से एकदम सहमत हूँ कि शिक्षा और स्कूल नहीं खुल सकता है। मैं आपको ही कई सालों से जो है प्रिंसिपल के रूप में देख रहा हूँ, बहुत टैलेंटेड है। मैं खुद जो है पिछले 22-23 सालों से यूपीएससी यूपीएससी पढ़ा रहा हूँ। हकीकत यह है कि शिक्षाविद के पास ज्ञान तो होता है मगर उसके पास धन नहीं होता है। ये रियलिटी है। इस देश में सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ विराजमान नहीं हो पाती है। जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी होती है, जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ सरस्वती नहीं होती। इसलिए जितने स्कूल हैं वो स्कूल कम है, शिक्षा के दुकाने जाते हैं, क्योंकि उनके संचालक लक्ष्मी उपासक हैं। लेकिन हकीकत में यदि शिक्षाविद अगर कोई स्कूल खोलेगा तो निस्संदेह मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। शिक्षाविद यदि स्कूल खोलेगा तो शिक्षा को एक नोबेल प्रोफेशन की तरह चलाएगा। मैं इस देश के गुरुजनों में बहुत विश्वास करता हूँ, आप लोगों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखता हूँ। और ये हकीकत है कि यदि आप और हम जैसे लोग स्कूलों के मालिक हो जाएंगे तो हम व्यापार के लिए शिक्षित स्कूल को तो नहीं चलाएंगे। लेकिन मुद्दा वही है कि आप और हम ज्ञान बांट सकते हैं, ज्ञान हासिल कर सकते हैं, मगर जहाँ पर धन की बात आती है तो हमें कुबेरपतियों के सामने हाथ फैलाना पड़ते हैं। और जब तक उनका इन्वेस्टमेंट नहीं होता तब तक हम ऐसे बड़े संस्थानों को चलाना तो छोड़िए, स्टार्ट भी नहीं कर सकते। तो सर स्कूल यदि शिक्षाविद स्कूल खोल लेते हैं तो ये फीस का मुद्दा मुझे नहीं लगता कि कभी जीवन में आएगा। बिल्कुल शिक्षाविद अगर असमंजस ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है सर। और शिक्षाविद स्कूल तभी खोल सकते हैं जब इस देश के कुछ ऐसे धनाढ्य लोग जो वास्तव में व्यापार तो करते हैं लेकिन ह्यूमैनिटी के साथ करते हैं, और यदि वो ऐसे शिक्षाविदों को सहयोग दें और अच्छे स्कूल खोले जाएं। और मेरे पास एक सुझाव और है साहब, मैं यूनिक सुझाव दे रहा हूँ मैं कि खास बात है कि हम सीबीएसई स्कूलों के ऊपर निर्भर क्यों हैं, जबकि ऑलरेडी हमारे पास स्टेट बोर्ड के स्कूल से सरकारी स्कूल हैं, हम उनको डेवलप करें ना। हमारा स्टेट बोर्ड इतना कमजोर है कि हम चाह करके भी अपने बच्चों को उसमें पढ़ाना नहीं चाहते। राजस्थान में आप देख लीजिए, आकर के स्टेट बोर्ड के स्कूलों को देख लीजिए, वहाँ से बच्चे आईएएस में सेलेक्ट करते हैं। आपको असल में यूपीएससी में पिछले 4-5 सालों से राजस्थान से बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं और वो ज़्यादातर सरकारी स्कूलों के बच्चे हैं या फिर स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं। दिल्ली से इस बार 18 बच्चे आईएएस में सिलेक्ट हुए, वो सबके सब सरकारी स्कूल के बच्चे थे। मध्य प्रदेश से सरकारी स्कूलों के बच्चे क्यों नहीं सिलेक्ट होते? मध्य प्रदेश से स्टेट बोर्ड के बच्चे क्यों नहीं सिलेक्ट होते? क्योंकि हमने षड्यंत्र पूर्वक जानबूझ करके सरकारी स्कूलों को भैंसों का तबेला बना दिया और स्टेट बोर्ड को इतना उपेक्षित कर दिया कि स्टेट बोर्ड में बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, टीचर पढ़ाना नहीं चाहते। अब आप देख लीजिए, 3 साल पहले भर्ती हुई थी शिक्षकों की, आप जानते होंगे आज तक उनकी नियुक्ति नहीं हुई। तो सरकारी स्कूल तो है, वहाँ शिक्षक नहीं है, विद्यार्थी हैं तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो विद्यार्थी नहीं है, और यदि शिक्षक है भी तो उसको पढ़ाने के अलावा दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को शिक्षा के क्षेत्र पे भी ये मदद तो करनी थी कि या तो स्कूलों को कुछ आर्थिक मदद दी जाती या पेरेंट्स को फीस भरने के लिए कुछ मदद दी जाती, तो मुझे लगता है कि ये समस्या कुछ स्तर पर कम हो जाती है। नहीं, निश्चित रूप से सही है कि कई जगह पर सरकार ने पैकेज दिए हैं जी। तो इसमें यह भी हो सकता था, इस समस्या का समाधान इस तरह से भी किया जा सकता था कि हम लोग जुनाइनली देखते कि किन पेरेंट्स की समस्या है और वो फीस नहीं दे सकते हैं और सरकार उनको मदद करती ताकि स्कूल भी चलते, ना स्कूलों को समस्या होती ना पालकों को होती। और जहाँ तक स्कूलों के बारे में बताया जा रहा है, सीबीएसई स्कूल या खासतौर से प्राइवेट स्कूलों के बारे में, मैम ने भी बताया कि उनके स्कूल में कैसे मदद की जा रही है। हालांकि माहेश्वरी जी का मानना है कि एक आध स्कूल अपवाद हो सकता है। मैं निश्चित रूप से यहाँ पर सभी स्कूलों के प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ, लेकिन चूंकि मेरे स्कूल में जो हो रहा है कोई प्रचार के तौर पे मैं बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ माहेश्वरी जी, वैद्य जी, मुल्ले साहब, बट हमारे यहाँ पर डे 1 से अभी तक चपरासी से लेके प्रिंसिपल तक को पूरी पगार दी गई। ये पगार आती कहाँ से? ये आती है माहेश्वरी जी वैद्य साहब फीस भरते हैं, उस फीस के पैसों से ही बिल्कुल सही। ठीक है। दूसरा, ये जो कोविड की सेकेंड वेव जो इतनी डेंजरस हुई थी, मेरे स्कूल में 12 बच्चे ऐसे हैं सर कि या तो उन्होंने माता पिता दोनों को खोया है या दोनों में से एक को खोया है। यकीन मानिए, हमने हमारे क्लास टीचर्स को बताकर उन लोगों तक पहुंचकर अभी वो बच्चे 12वीं तक रहेंगे तब तक कि उनकी हमने पूरी फीस माफ की है, पर हम इसे प्रचारित नहीं करना चाहते। तो ऐसा नहीं है कि स्कूलों ने मदद नहीं की है, अपवाद निश्चित रूप से हुआ होगा। जो माहेश्वरी जी कह रहे हैं वो बात भी सही है, अपवाद बिल्कुल हुआ होगा कि कहीं पर कुछ लोगों ने मदद नहीं की होगी या दिक्कतें आई होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी स्कूल ये हैं या सभी स्कूल चोर है ये कहा। मैं इससे थोड़ा आसान नहीं, बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं आपको ऐड करूँगा, एक प्रोफेसर धीरे हसीजा जसवंत सिंह बेस्ट
प्रेम जोशी हैं एक, इनका जी। हमने जाकर सम्मान किया है जी और मालाओं से सम्मान किया है। सेंट नॉर्बर्ट स्कूल ने लास्ट ईयर फीस 50% की, जी। उनका हमने जाके सम्मान किया कि उन्होंने आगे बढ़ के बच्चों की फीस को, कोरोना काल के टाइम की फीस को माफ किया। बेसिकली इस पालक संघ का उद्देश्य स्कूलों की खिलाफत नहीं है, हम पेरेंट्स के साथ में, अंतर समझिए दोनों चीज़ों में, तो हम उनके साथ में, अगर आपका और उनका सामंजस्य अच्छा है तो हम आपके फॉलोअर हैं। सर मेरा भाई अगला सवाल आप ही से था कि आप पालकों की लड़ाई लड़ते लड़ते स्कूल के इतने विरोधी हो गए कि आप स्कूल की कोई बात ही सुनना नहीं चाहते। नहीं सर, स्कूल की बात देखिए, हम लीगल फ्रेम पे चलते हैं। क्या होता है, इमोशन एक हवा की तरह होता है, आता और जाता है, पर लीगलिटी एक सच्चाई है, कानून की आंख पे पट्टी इसीलिए बची हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का हम सभी को मान रखना है। हाई कोर्ट ने भी बोला है कि जब तक कोरोना काल खत्म नहीं हो जाता, जब तक सरकार आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं कर देती, तब तक ट्यूशन फीस चार्ज करनी है। पेरेंट्स के और स्कूल के बीच का विषय है फीस। आज भी एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक 3 इडियट फिल्म में एक शॉट था कि वो वेटर को बोलता है कि तेरे को मैं एक यूनिफॉर्म ला के देता हूँ, तो उस स्कूल में जाके पढ़ना। बच्चा पूछता है कि अगर पकड़ लिया तो बोले नई यूनिफॉर्म लाएंगे, नए स्कूल में जाके पढ़ना। अभी एक प्रतिष्ठित स्कूल के एक बच्चे ने कहीं से आईडी अरेंज करके क्लास अटेंड कर ली, उस मैडम ने उसको इस तरह से हड़काया, इस तरह से डांटा कि संभवतः अगर मेरे बचपन में होता तो मैंने सुसाइड कर लिया होता। चौथराम के प्रिंसिपल की मैं अवस्थी जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने एक सिंगल फोन किसी पेरेंट को नहीं लगवाया, उन्होंने टीचर्स को इस काम के लिए इस्तेमाल किया ही नहीं। उनकी 3-3 साल की करोड़ों रुपए फीस बकाया है। उनका कहना है कि फीस आ जाएगी, कहीं नहीं जा रही है। टीसी का ब्रह्मास्त्र तो आपके हाथ में है ही, अल्टीमेटली 12वीं तो पास करके टीसी लेके तो जाएगा ही ना कॉलेज में, तो कहीं ना कहीं तो अरेंज हो जाएगी। लेकिन आज एक जो नाजुक दौर है, आज मैं एक प्रताड़ना से निकल रहा हूँ। सर मैं मूल मेरे सवाल पे आऊंगा कि आप स्कूल विरोधी तो नहीं लगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है, पर जो एक व्यवस्था बेसिकली हमारा विरोध व्यवस्था से है। सरकार ने 2017 में फीस रेगुलेटरी एक्ट बनाया, उसमें प्रोविजन डाला कि पिछले 3 साल की फीस आपको जमा खर्च स्कूलों को देने पड़ेंगे। जब ये नियम आ गया तो सरकार को समझ में आया कि फिर 14, 15, 16 की डिटेल मांगनी पड़ेगी, तो किसी स्कूल की बुक्स तो तैयार नहीं है। तो 17 से 20 तक का सरकार ने समझ दिया कि तुम अपनी बुक्स अपडेट कर लो, हम इसको 20 में लागू करते हैं। 20 में लागू करने के 3 महीने दिए गए। आज की तारीख तक एक सिंगल स्कूल ने, पूरे एमपी के एक सिंगल स्कूल ने 19, 20 और 21 की फीस की जानकारी नहीं दी है, कमेटियों का गठन नहीं हुआ है। ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा अगर सरकार देखेगी। सर जो जायज़ बातें हैं वो तो जिन तक पहुंचनी होगी पहुंचेगी। मैडम मेरा सवाल ये है कि ऑनलाइन स्कूल के साथ में फीस के मुद्दे के साथ क्या शिक्षा के बीच में एक खाई नहीं बन रही है? हाँ, अगर देखा जाए, जैसे हमारा जो भारत की शिक्षण पद्धति हम अगर देखें, जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ एजुकेशन सिस्टम, द बॉन्डिंग बिटवीन गुरु एंड शिष्य, है ना, जो फिजिकल प्रेजेंस में हुआ करते हैं, वो अब ऑनलाइन क्लासेस में कहीं ना कहीं हमें एक इंटरप्शन दिखती है। एंड फिर भी अगर समय, क्योंकि हम ऐसे दौर पे गुजर रहे, कल क्या होने वाला है वो हमें पता नहीं, अनिश्चयता है सबके मन में, भय पेरेंट्स के दिलो दिमाग में है बच्चों को भेजने को लेके, क्योंकि कोरोना हमें बहुत कुछ दिखा दिया और स्पेशली सेकेंड वेव हमने कई अपनों को खो चुके हैं। तो ये सब अगर हम देखें, अच्छे से बारीकी से देखें, तो ऑनलाइन क्लासेस अगर हम विश्व के दूसरे देशों में देखें तो वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस ही चलता है। फिजिकल प्रेजेंस में बच्चे बहुत कम आते हैं स्कूल में, और आते भी हैं तो फेस टू फेस जो पर्टिकुलर शिक्षक से अगर कुछ समझना है, उस डाउट्स को क्लियर करना है या बाकी कुछ अच्छा कुछ पढ़ना है तो वो इसीलिए आते हैं, ऐसा देखा गया है। पर हमारा भारतीय शैली में देखा गया है जब स्कूल का जो प्राथमिकता है फिजिकल प्रेजेंस में जो है, बच्चा जो खेलता है ग्राउंड में, बच्चा जो हर समय सीखता है और दूसरे को सिखा भी देता है, क्योंकि जो एथिकल व्यूज़, जो वैल्यूज़ होती है बच्चों में, मैंने कई बार देखा है जो हमारे स्कूल में हम ये मैंडेटरी कर चुके हैं, चाहे कोई भी हो, किसी को लग गया है तो कोई भी बच्चा देखता है तो तुरंत उस, चाहे हमारे पियोन हो, उसको लेके तुरंत मेडिकल रूम में चले जाता है, उसकी पट्टी वो खुद कर देता है।
या वो कर नहीं पाता है, छोटा बच्चा है, तो किसी को बुला के तुरंत उसको अटेंड करने की जो प्रक्रिया है, ये जो हम हर समय, हर दिन में, हर क्षण में जो स्कूल में हम एक दूसरे से सीखते हैं, इससे टीचर्स भी सीखता है और बच्चे भी सीखते हैं, और उसमें से जो पालक के जो एक ट्रस्ट पैदा होती है, जो रिस्पेक्ट पैदा होती है, अद्भुत मिलन है। तो वो तो कहीं ना कहीं कमी हमें दिखाई देती है ऑनलाइन क्लासेस में। अब ऑनलाइन क्लासेस में क्या हुआ है, अब बच्चे जो जहाँ तक 11वीं और 12वीं में मैं जो देखती हूँ, है ना, उनमें एक आदत भी बनती जा रही है, स्कूल में नहीं आना है। क्योंकि देखिए ये 11वीं और 12वीं के बच्चे कुछ तो उनके दिमाग बिल्कुल तेज रहता है, उसको कौन सी फील्ड में जाना है, क्योंकि उसका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है, तो उसकी तैयारी करते हैं। तो ये स्कूल अगर हम देखें इंदौर में CBSE स्कूल, जो आपने 250 स्कूलों की बात करी है, तो यहाँ पे कई विद्यार्थी ऐसे आते होंगे जिनका कॉन्सेप्ट या मन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ है और स्कूल में आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो मैनेज करते थे स्कूल में आना। अब उनके लिए वो बहुत सुविधा हो गया है, क्योंकि घर पे बैठ के वो क्लासेस कर रहे हैं, तो उसकी मर्जी है। जैसे प्रेजेंस लगा के थोड़ी देर बैठ के, हो सकते 1-2 पीरियड वो नहीं बैठे और ऑनलाइन क्लासेस करें। तो और कुछ बच्चे जो हमारा देखा, अगर पूरा क्लास को देखा जाए तो 30% ऐसे बच्चे होते हैं उनको टीचर्स की ज़रूरत है, क्योंकि उनके मोटिवेशन के लिए ज़रूरत है, उनको समझ में ही नहीं आता है। तो उस जगह में बहुत बड़ी खाई है। तो ऐसे 30% और बच्चे हैं जो एवरेज है, जो ऑनलाइन से भी कुछ ले सकते हैं, और शिक्षक के एक मोटिवेशन और पैटिंग की ज़रूरत है। तो ये 60% या 70% जो बच्चे हैं सही में इफेक्टेड है ऑनलाइन क्लासेस से, जिनकी ज़रूरत है फिजिकल प्रेजेंस में स्कूल में आए, क्योंकि स्कूल में खाली आना ये नहीं है सब्जेक्ट नॉलेज, इसके अपार्ट फ्रॉम दैट फिजिकल एजुकेशन, उनके जो शरीर के मिट्टी के साथ जोड़ना एक बच्चे का, वो एक बहुत बड़ा अहमियत रखता है। जब वो ग्राउंड में जाता है, जब वो गेम्स खेलता है, उसकी लीडरशिप, उसके जो जितने हार जीत की जो मेला है, वो जिंदगी की हार जीत कैसे उसको लेता है, उभर के आता है, वो सब चीज़ सीखता है। और जब वो डाइनिंग हॉल में एक साथ मिल के जब खाना खाता है, शेयरिंग सीखता है, क्लासरूम में शेयरिंग सीखता है, एक दूसरे के लिए सोचना सीखता है, जो हम बोलते हैं वेव ऑफ लाइफ की कंप्लीट एजुकेशन एक स्कूल में ही संपन्न होता है। सर, सर्वे के मुताबिक 65% पालकों का कहना है कि स्कूलों ने कोरोना काल में भी फीस बढ़ाई है। आप कितनी इससे सहमति रखते हैं? इसमें मैं थोड़ा सा आपके नॉलेज में ला दूँ कि एक बार ऐसा कहा गया, सर्कुलर भी है, राइटिंग में लिए गए स्कूलों को, कि अगर स्कूल 10% की फीस बढ़ाते हैं तो उनको परमिशन की आवश्यकता नहीं है, पर अगर वो 10% से अधिक बढ़ाते हैं तो उनकी SMC है, जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर महोदय है, उनके नॉलेज में लाने के बाद वो बढ़ा सकते हैं। कुछ स्कूलों ने 10% फीस इस साल बढ़ाई थी, वो परसेंटेज मुझे नहीं पता, वो आपने जो सर्वे किया है सही होगा, पर जैसे ही शासन का आदेश आया कि भाई अभी भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है और स्कूलों को ट्यूशन फीस भी नहीं बढ़ानी चाहिए, तो मैं बताऊं कि मेरी जानकारी में तो स्कूल है कि जिन्होंने बढ़ाई हुई फीस पेरेंट्स से ली और बाद में उनको कहा गया कि या तो वापस ले, आगे एडजस्ट कर, तो नहीं बढ़ाई जानी चाहिए थी। अगर बढ़ाई गई है तो, चूंकि अभी सरकार ने रोक लगा रखी है, तो मुझे लगता है कि नहीं, यदि बढ़ाई भी है तो वो एडजस्ट करने को तैयार है। तो इस तरह की कोई बात मुझे तो नहीं इस लगता तरह कि कोई वाद नहीं बनता है। माहेश्वरी जी ने बताया कि भाई जुलाई में फीस तो हम देना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम पालन करें, और मैं भी दृढ़ता से मानता हूँ कि हर पेरेंट सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंचेगा, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर इतने छोटे छोटे मुद्दों पर ये करेंगे तो हम देश में और बहुत समस्याएं हैं। तो और मुझे लगता है कि ये समस्या होना ही नहीं चाहिए, पेरेंट्स और स्कूल अलग अलग नहीं। सर, ये जो फीस या ऑनलाइन ये मतलब हमारे घर की बात थी जो हम बैठ कर सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे और स्कूल, इन तीनों के बीच का एक मुद्दा था, इसमें मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है बच्चों का मुद्दा नहीं है, बच्चे तो बहुत छोटे हैं, ये कोई एक लड़ाई और दो पक्ष नहीं होना चाहिए। और मैं नहीं मानता कि माहेश्वरी जी भी कोई स्कूलों के खिलाफ है, उन्होंने अभी जाने अनजाने में ही एक CBSE प्राइवेट स्कूल के प्राचार्य की तारीफ भी की, तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छे काम के साथ है, मैं मान के चलता हूँ। और मैं तो यही कहूंगा कि नहीं, अगर कोई पेरेंट्स के साथ गलत हुआ है तो उनके मुद्दा अगर ये जागृत पालक संघ भी उठाता है, माहेश्वरी जी भी आते हैं, हम स्वागत करते हैं और हम सभी सुनने के लिए तैयार हैं। शिक्षा संवाद एक मंच है, एक ब्रिज है बीच में। बिल्कुल, हम लोग इस तरह की बात करके यही चाहते हैं
कि इस मुद्दे को हम अपने घर में ही सुलझा लें तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। इतना सभी बड़ा जी मुद्दा आपने है एक नहीं। और बात की थी मैम के साथ में, मैं बताऊं ऑनलाइन जो है स्कूलों के केस में, क्योंकि मैडम ने तो काफी विदेश यात्राएं भी की हैं तो उनको वहां के भी अनुभव उन्होंने बताए, पर मुझे लगता है कि हम सबकी मजबूरी थी। ना तो स्कूल इस बात से खुश थे, ना हमारा टीचर जिसने कभी कंप्यूटर चलाया नहीं था उसने किस तरह से जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बच्चों को पढ़ाया, और आज भी वो मोबाइल आड़ा तिरछा करता है ताकि मेरा सब बच्चों तक मैं पहुंच जाऊं। कितनी परेशानियों के तहत उन लोगों ने काम किया, पेरेंट्स भी खुश नहीं है। मुझे तो उन बच्चों की चिंता है छोटे छोटे की इतना स्क्रीन टाइम बढ़ गया, उनके आंखों का क्या होगा आगे चलकर, तो ये मजबूरी थी। सर मेरा सवाल भी इन्हीं से है जी। कि मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि ऑनलाइन शिक्षा समाधान नहीं है, केवल आज की आवश्यकता है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है कि आज की आवश्यकता है। बच्चों को समझ में भी नहीं आ रहा है ऑनलाइन शिक्षा में। कहीं ना कहीं आप ये समझते हैं कि फिजिकल स्कूलिंग बहुत आवश्यक है? जी बिल्कुल, मनीष सिसोदिया जी ने एकदम सही दुरुस्त फरमाया है कि वो आवश्यकता है। और हकीकत ये है कि जब कोई भी सब कुछ किसी भी विद्यार्थी को हम पूरी तरीके से शिक्षा से तो वंचित नहीं कर सकते लॉकडाउन का बहाना करके, क्योंकि शिक्षा जैसा मैडम ने कहा है कि शिक्षा समाजीकरण का एक बहुत अच्छा माध्यम है। और ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से बच्चा सीख तो लेता है, इसमें कोई शक नहीं। शिक्षक तो वही है जो स्कूल में पढ़ाता है, विद्वान रहता है, तो हम शिक्षक के योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहे, लेकिन जिस माध्यम से वो पढ़ा रहा है वो माध्यम में जरूर बहुत सारी खामियां हैं। बच्चों के साथ स्वास्थ्य संबंधी असर देखने को मिलता है, उनके स्पेक्स, उनके चश्मे, उनका मोटापा भी बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं वो इंटरेक्शन हो नहीं पाता है जैसा गुरु के साथ क्लासरूम में होता है, और कहीं ना कहीं समाजीकरण में उसको दिक्कत दे रहा है। क्योंकि मैडम ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि स्कूल बच्चे के समाजीकरण का एक बहुत सटीक माध्यम है, सोशलाइजेशन का माध्यम है, और वो माध्यम ऑनलाइन से छिन जाता है। ऑनलाइन से उसको सिर्फ शिक्षा प्राप्त होती है, उसको सिर्फ ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जिनसे उसका आगे चल के सामना होना है, वो सब चीज़ों का प्रशिक्षण उसको नहीं मिल पाता है। तो ये नो डाउट कि ऑनलाइन एक वर्तमान एक माध्यम हो सकता है, लेकिन भविष्य के लिए ऑनलाइन एजुकेशन पद्धति एक कोई बहुत अच्छी पद्धति नहीं है। हालांकि यूरोप और अमेरिकी देशों में तो ऑनलाइन शिक्षा कई सालों से चल रही है, तो आप वहाँ के बच्चों में हिंदुस्तान के बच्चों में अंतर भी दिख सकते हैं। सर आप दोनों से सवाल है, इंटरनेट और ऑनलाइन इस एजुकेशन ने क्या शिक्षक की अहमियत को कम किया है? सर दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी शिक्षक की अहमियत को कम नहीं कर सकती। बहुत बढ़िया जवाब है सर आपका। मैडम मैं आपसे भी चाहूँगा कि सर शिक्षक तो शिक्षक ही है, क्योंकि अभी हमने 5 सितंबर सेलिब्रेट किया है टीचर्स डे के रूप में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन को। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि भाई एक टीचर देखता है, कभी वो दिखाता नहीं है। तो जब वो टीचर देखता ही है तो उसके तो कोई सप्लीमेंट हो ही नहीं सकता है। तो शिक्षक का तो कोई रिप्लेस कर नहीं सकता है सर, गुरु ही है। ऑनलाइन से शिक्षक के महत्व में कोई शिक्षक कमी के नहीं महत्व है। में कोई कमी नहीं है। ऑनलाइन के सर मैं इतनी रोकूं कि ऑनलाइन के क्लासेस के माध्यम से भी कई शिक्षक शिक्षिकाएं मेरे पास आए और आके ये भी बताया तो मैडम इस बच्चे को ये तकलीफ है, देखिए उनका इंटरेक्शन। जी सर आप लोगों से सवाल है कि विगत सत्र जो अभी हुए हैं, 2 एक चल रहा है और एक पूरा हो गया, फीस को लेकर के प्राइवेट स्कूल से प्रवेश बहुतायत से कम हुए हैं। तो क्या अब सरकारी स्कूलों का भविष्य देख रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों का अंत आपको नजर आ रहा है बहुत जल्द? जो है बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि प्राइवेट स्कूल जो है वो शिक्षा का व्यवसायीकरण कर चुके हैं, तो ये व्यवसायीकरण अब बंद हो जाए? देखिए बंद तो नहीं होगा, मैं स्पष्ट बोल दूं आपको। अभी लोगों के पास पैसे नहीं है इसलिए वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं करा रहे, लेकिन जैसे ही पैसे आएंगे वो वापस प्राइवेट में जाएंगे, क्योंकि उनको पता है सरकारी स्कूल में उनका कोई भविष्य नहीं है। ये हकीकत है, सरकारी स्कूलों की स्थिति किसी से छुपी नहीं है, स्टेट बोर्ड के स्कूलों की स्थिति किसी से छुपी नहीं। सरकारी स्तर पर बहुत प्रयास किए जा रहे हैं, 7,500 सीएम राइज स्कूल खुल रहे हैं। हाँ। और अभी आप देखें हर स्टेट में अपने नवीन पटनायक जी ने 100 करोड़ की स्कूल अभी आधारशिला रखी है। तो कहीं ना कहीं सरकारी स्तर पर प्रयास तो हो रहे हैं। देखिए प्रयास हो रहे हैं, मानता हूँ दिल्ली में मनीष सिसोदिया जी प्रयास कर रहे हैं, उड़ीसा में पटनायक जी बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, केरला में बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं, लेकिन ये प्रयास मुझे मध्य प्रदेश में नजर नहीं आ रहा है महाशय। 7,500 स्कूल खोल रहे हैं। देखिए खोलने से क्या होता है, ये सब स्कूल ऑलरेडी
ये ऑलरेडी सब स्कूल भास्कर की फ्रंट पेज की न्यूज है, 37 लाख बच्चे कहाँ चले गए, गायब हो गए। गायब हो गए। मतलब कागज पे जो 37 लाख बच्चे कोरोना काल के पहले पढ़ा करते थे वो कहाँ चले गए। ये इट्स अ बिग न्यूज। हम जिस राज्य में बैठे हैं ना, वहाँ की सरकारें शिक्षा को गंभीरता से नहीं लेती हैं। सर आप 37 लाख की बात कर रहे हैं, पूरे भारत की बात करें तो 15 करोड़ बच्चे जो है वो एजुकेशन पोर्टल से नदारद हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या की ओर संकेत देता है। सर मैं आपसे जाने के पहले मेरे कुछ 10 सवाल हैं जो सिर्फ एक शब्द में मैं आपसे जवाब चाहूँगा और सभी से चाहूँगा जी। एक शब्द में आपसे मुझे आपकी राय चाहिए इस विषय का। सर ऑनलाइन स्कूल या ऑफलाइन स्कूल? ऑफलाइन स्कूल। ऑफलाइन। दोनों समय समय पर जैसी आवश्यकता के सर ब्लेंडेड लर्निंग दोनों। सर ऑनलाइन स्कूल को गंभीरता से लिया जा रहा है? नहीं लिया जाता। नहीं। मजाक बना नहीं। टोटल फेक। ऑनलाइन एग्जाम जो हो रही है कितना सही फैसला है? एकदम बकवास मसला है। जिसने कभी नकल नहीं की उसने भी नकल करना शुरू कर दिया। सर नकल से नकल होती है। बहुत बढ़िया। सर एकदम तो बकवास नहीं बोल सकते हैं। ऑनलाइन जो एग्जाम्स लिया जा रहा है, अगर स्कूल थोड़ा सोच के एमसीक्यू पैटर्न जो अभी सीबीएसई ने लागू किया है केस स्टडीज के ऊपर और जो उसके इन डेप्थ नॉलेज के ऊपर, तो मुझे नहीं लगता है ऑनलाइन एग्जाम अब इतने मतलब वैल्यूलेस नहीं बोल सकते। इट इज हैविंग इट्स ओन वैल्यू, द वे वी टेक द एग्जामिनेशन, द वे वी प्रिपेयर द क्वेश्चन। कोविड में जिस तरह से पढ़ाना, ऑनलाइन पढ़ाना मजबूरी थी, वैसे ऑनलाइन एग्जाम भी मजबूरी है और उसमें संशोधन किए जा सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल से सर स्वास्थ्य पे अनुकूल प्रभाव पड़ा, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा? प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। सर ऑनलाइन स्कूल जो है उसमें सबसे बड़ी चुनौती आप क्या देखते हैं? इंटरनेट, मोबाइल फोन या शिक्षा के प्रति अरुचि? उसमें कनेक्टिविटी की कमी है। जैसे एक बच्चा सिर्फ ना एक पढ़ने नहीं जाता है, वो एटिकेट्स, मैनर, केयरिंग, शेयरिंग, एक दूसरे का ख्याल रखना, बांटना, बहुत सारी चीज़ें सीखने जाता है। तो इसकी कमी है, ये उसकी मेन समस्या है। बाकी ज्ञान तो ऑनलाइन इतना बढ़ा हुआ है, आप यूट्यूब खोल लेंगे तो दुनिया के सबसे बड़े IITians वहाँ पर सिखा रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। सर केवल फीस आने से सारी समस्याएं दूर हो जाएगी या शिक्षा पटरी पर आने से सारी समस्याएं दूर हो जाएगी? नहीं सर, शिक्षा को पटरी पर आना चाहिए। फीस तो एक मुद्दा हो सकता है, फीस सब कुछ नहीं हो सकता। जी। शिक्षा को तो पटरी पे लाना ही पड़ेगा। जी। फीस एक कंप्लीट मुद्दा नहीं है, एक सपोर्ट है स्कूल को। और मैं आपको सर ऐड कर जी रहा हूँ जी 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 बिल्कुल। फीस तो आ जाएगी, फीस कहीं नहीं जाएगी जी सब आ पर जाएगी। ये कॉन्फिडेंस सर सब स्कूलों में क्यों नहीं? नहीं है ये कॉन्फिडेंस, सीसी में है ना। बिल्कुल आ जाएगी, थोड़ी देर समय आएगी जरूर। सर इस समय स्कूल खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? बिल्कुल साहब, इस समय तो खुलना चाहिए। अब तो वक्त अनुकूल है। पालक की तरफ से, पालकों की तरफ से आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ। मैं पालकों की तरफ से बोल रहा हूँ सर, बिल्कुल स्कूल खुलना चाहिए। आप कब तक बच्चों को रोकेंगे, कब तक आप उनको चार दीवारी में बंद करके रखेंगे? बिल्कुल खुलना चाहिए सर। देखिए सारी रिपोर्ट्स, क्योंकि हम लोग डॉक्टर नहीं हैं, हम एक एज अ पेरेंट मैं तो अपने बच्चे को इस साल भेजने के पक्ष में नहीं हूँ जब तक कि उसको वैक्सीन नहीं लग जाता। सर ऑनलाइन शिक्षा आवश्यकता है या विकल्प? विकल्प के रूप में देखते हैं, आवश्यकता है अभी? अभी तो विकल्प ही है, आने वाले समय में तो ऑफलाइन ही चलेगा सभी चीज़ें, वो चलना भी चाहिए। सर जी, ऑनलाइन ऑफलाइन जो है जी। आवश्यकता है विकल्प ऑनलाइन एजुकेशन? देखिए अभी तो विकल्प भी है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई रास्ता नहीं जी। जब तक स्कूल पूरी तरीके से खुल नहीं जाता। और उसके बाद भविष्य में भी आप देखते हैं इसको? देखिए भविष्य में कहीं ना कहीं इसका योगदान तो रहेगा, क्योंकि बच्चों को, टीचर्स को भी इसकी आवश्यकता पड़ चुकी है। आखिरी सवाल आप लोगों से जी। स्कूलों की प्राथमिकता शिक्षा या फीस? शिक्षा देखिए और फीस दोनों ही दोनों है, बाद में ये क्वेश्चन को भी था बिल्कुल। दोनों है, क्योंकि एक दूसरे के जुड़े हुए पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे से शिक्षा जुड़े हुए हैं। बिना फीस के प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा अधूरी सी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ शिक्षक ही नहीं रह पाएंगे यदि बिल्कुल। फीस नहीं आएगी तो
कैसे चला मैनेज करेंगे, ये बात शाश्वत सकते हैं। क्लोजिंग कमेंट जी सर, जी सर। देखिए, बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन जब हम फाइनली इसको बोलते हैं ना, टेबल पे आते हैं जी, और जब उस किसी नियम को एग्जीक्यूट करने की बात करते हैं, तो जो स्कूल ओनर होते हैं वो अलग जगह होते हैं, प्रिंसिपल अलग जगह होते हैं, और कैश काउंटर पर अलग आदमी बैठा होता है जी। और उसके आगे भी एक चीज़ है कि जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं जी। तो वो पोर्टल किसी की बात नहीं सुनता है। वो जो सॉफ्टवेयर जिसको बोलते हैं ना कि इट कैन नॉट बी एडिटेड, इसमें कुछ, तो वो चीज़ों को आपकी जो हमदर्दी है उसको निचले लेवल पे लाना है। मतलब सरकार भी ये बोलती है, स्कूल मालिक भी ये बोलते हैं कि मैं कमाता दूसरे बिजनेस में हूँ, लगाता इसमें हूँ, लेकिन सच्चाई उसका उल्टा होती है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की ज़रूरत है। एक छोटी शुरुआत अभी हमने कर दी है, आगे भविष्य में होता जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी। हमारा ये कहना है कि हम किसी को बाय चॉइस ईमानदार होने का मौका नहीं देंगे। हम जब तक हमारी संस्था है, हम उनको सिस्टम के अंदर डाल देंगे ताकि कोई ऑप्शनल ना हो ईमानदारी। सभी को बाय डिफ़ॉल्ट अपनी ट्रांसपेरेंसी स्कूलों को दिखानी पड़े। और पेरेंट्स को भी, जैसे एक बहुत अच्छी बात बीच में आई थी कि उन्होंने देखा पहले कि 2 लाख फीस है, 50,000 फीस है, फिर एडमिशन लिया। ये बात से मैं 100% सहमत हूँ। पर हमने जब एडमिशन लिया था उस समय उस प्रोमाइसेस को देखकर, उस क्लासरूम को, उन इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के एडमिशन लिया था। अब उसके बाद में, बाहर निकलने के बाद में जब चीज़ें बदली हैं तो वो चीज़ें वैसी नहीं हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कंसिडरेशन हो जाए। अभी भी रास्ते बाकी हैं। और सर आपकी बात ज़रूर जो संबंधित लोग हैं उन तक पहुंचाई जाएगी, पहुंचेगी। शिक्षा संवाद के इस एपिसोड में आप लोगों की जो राय है वो एक मील का पत्थर साबित होगी, ऐसी मेरी अपेक्षा है। ऑनलाइन स्कूल और फीस, कितनी हकीकत कितना फसाना, हमारे इस एपिसोड में आपने आज हमारे एक्सपर्ट्स की राय भी जानी और इसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि स्कूल फीस का मुद्दा उतना बड़ा नहीं है। फीस तो आज नहीं तो कल स्कूलों को मिल ही जाएगी, परंतु शिक्षा पटरी पर आना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा पटरी पर आ जाएगी तो स्कूल की लगभग सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। साथ ही हमने बात की, स्कूल जो ऑनलाइन चल रहे हैं उससे बच्चों की जो हेल्थ है उस पर प्रभाव पड़ रहा है और वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हमारे एक्सपर्ट्स ने यह भी राय जाहिर की कि स्कूल खुलना निहायत ज़रूरी है। फिजिकल स्कूलिंग के बिना जो कठिनाई आ रही है वो दूर करने के लिए हमें स्कूलों को खोलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कोरोना की स्थिति को देखते हुए स्कूल खोले जाने चाहिए। किसी भी स्कूल और पालक को ये नहीं सोचना चाहिए कि कोरोना में हम एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हैं, हम साथ में हैं और हमें अपनी बात एक सशक्त माध्यम से, एक जिसको कहते हैं कि न्यूट्रल मंच पर रख करके अपनी समस्याएं बता करके हल करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि स्कूल की समस्याएं और ऑनलाइन स्कूल की जो समस्याएं हैं वो पालक और स्कूल ये मिलकर ही दूर कर सकते हैं और बहुत जल्द दूर हो जाएगा, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स द्वारा हमें बता सकते हैं। ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं या अपनी राय भेजने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है इसी तरह आप हमारे आने वाले जो एपिसोड हैं उनमें भी हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।